हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप लोग भी देखिए, आज हम 12 जनवरी 2022 का साइंस और मैथ जो आपका सीटेट में पूछा जाता है उसका हम साइंस का क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें आपका 20 क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसका हम फुल डिस्कशन करेंगे। देखिए वीडियो आप देखिएगा तो आपको पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको बहुत चीज़ समझ आएगा। इससे पहले हम 17 तारीख और 21 तारीख का क्वेश्चन डाल दिए, 17 जनवरी और 21 जनवरी का, समझ गए। जो लोग नहीं देखेंगे जाके देख लीजिएगा। आज हम लेके आए हैं आपका 12 जनवरी का क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल है। देखिए आपको पता है 3 प्रकार का फसल होता है, एक रबी होता है, दूसरा आपका खरीफ होता है और तीसरा जो आपका होता है जयाद होता है। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, सिंपल ट्रिक है। देखिए रबी फसल जो होता है ये ठंडी के दिन में इसको बोया जाता है और गर्मी के दिन में काटा जाता है, याद रखिएगा। यानी रबी फसल क्या होगा कि ठंडी के दिन में इसको यानी अक्टूबर नवंबर के करीब में इसको क्या किया जाता है, बोया जाता है। जैसे इसमें आपका गेहूँ वगैरह आ जाता है, गेहूँ हो गया, आपका सरसों हो गया, ये सब। और खरीफ होता है जो गर्मी के समय में इसको बोया जाता है और ठंडी के समय में इसको क्या किया जाता है, काटा जाता है, समझ गए। यानी जब बारिश होता है जून, आपका मई जून के समथिंग में इसको क्या किया जाता है, इसको उगाया जाता है, यानी इसको बोया जाता है और इसको क्या किया जाता है कि ठंडी में काटा जाता है, समझ गए। जयाद जो आ गया आपका ये होता है, जैसे खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, खीरा, ककड़ी, ये सब जयाद होता है जो आपका फरवरी मार्च के करीब में इसको क्या किया जाएगा कि रोपा जाता है और गर्मी एकदम, जब गर्मी एकदम पूरा गर्मी रहता है उस समय ये तैयार हो जाता है, समझ गए। तो याद रख सकते हैं। उसके बाद आप दिमाग में रख सकते हैं कि धान कब रोपाता है, कब काटा जाता है, तो उससे आप पकड़ सकते हैं। तो याद रखिएगा रबी क्या होता है कि गर्मी के समय में काटा जाता है और ठंडी में रोपा जाता है। तो रबी पूछ रहा है तो गेहूँ आपको पता क्या है कि ठंडी के समय में इसको बोआ जाता है और गर्मी में काटा जाता है। तो ये रबी हो जाएगा। सरसों का भी वही है कि आपका ठंडी के समय में बोआ जाता है और गर्मी में काटा जाता है, समझ गए। धान आपका क्या होता है, ये गर्मी में इसको रोपा जाता है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ भी धान दे दिया है। और याद रखिएगा यहाँ मक्का दे दिया, मक्का भी गर्मी के समय में बोया जाता है। देखिए जितना भी आपका दाल वाला होता है, दलहनी पौधा जितना भी होता है वो सब आपका रबी में आता है, समझ गए। ककड़ी बकरी बोल रहे हैं, ककड़ी हो गया, आपका खीरा हो गया, तरबूजा हो गया, ये सब का किस में आता है तो जयाद में आता है, समझ गए। तो समझ गए होंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा आपका 61 का 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। ऐसे छांटते कि छांटना आपका ऑप्शन आ गया ना, तो आप एग्जाम में कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं। पढ़ना कम है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि खरीफ धान होता है, धान देख लीजिए इसमें है और मक्का भी आपका क्या होता है, खरीफ फसल होता है। और आपका मटर जितना भी दाल वाला, मैक्सिमम दाल वाला आपका रबी में आता है। आपका सरसों भी आपका ठंडी के समय बोआ जाता है। गेहूँ तो आपका क्या होता है, रबी होता ही है, समझ गए। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन 2 नंबर 62 नंबर सॉरी, कि नीचे दिए गए कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है कि पीने के पानी को उबाल कर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रबंधन। सही बात है कि देखिए हेपेटाइटिस ए हो जाता है, एक वायरस जनित रोग होता है, यानी विषाणु से होने। देखिए टाइफाइड पूछेगा तो जीवाणु से होता है, लेकिन उसी का जब हाइयर हो जाता है वो विषाणु द्वारा होता है, यानी वायरस द्वारा होता है, समझ गए। जो आपका पीने के पानी जो होता है उससे होता था। तो पीने के पानी को आप उबाल कर गर्म करके पीजिएगा तो आपका हेपेटाइटिस ए से लड़ने के लिए आपका प्रभावकारी उपाय है, समझ गए। तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा करें हेपेटाइटिस है, देखिए यहाँ बैक्टीरिया नहीं है, विषाणु लिखा रहता है, यानी वायरस लिखा रहता तो ये भी ऑप्शन सही होता है। विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचालित होता है। तो जल द्वारा ये सब ठीक है। आपका क्या है यहाँ बैक्टीरिया, यहाँ टाइफाइड लिखा रहता है तो आंसर सही हो जाता है, लेकिन यहाँ हेपेटाइटिस से लिखा है जो वायरस से होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर क्या है, गलत है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर हेपेटाइटिस लिखा हुआ है इसीलिए वायरस जनित, जैसे एड्स हो गया वायरस जनित हो गया, टीबी हो गया जीवाणु हो गया, माइक्रो बैक्टीरिया मतलब ट्यूबरकुलोसिस मतलब माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस होता है, समझ गए। तो ये सब चीज़ आप याद रख सकते हैं। 62 का क्या हो जाएगा आपका, तो 3 नंबर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 63 जो है ना, देखिए इसमें थोड़ा समझने वाला बात है। देखिए 63 क्या कर रहा है, देखिए आपको पता है जो अम्ल होता है, अम्ल क्या करता है, आपको हम ट्रिक भी बताए थे। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते थे, ABR, यानी एसिड जो होता है ना वो ब्लू यानी नीला को क्या कर देता है, लाल कर देता है, यानी नीला लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है, समझ गए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो ABR याद रखिएगा। तो जो अम्लीय होगा वही ना आपको नीला लिटमस को लाल कर देता है, समझ गया। तो इसमें अम्लीय खोजिए कौन होता है। तो आपको पता है कि धातु का जो ऑक्साइड होता है वो प्रायः क्या होता है, क्षारीय होता है। धातु का ऑक्साइड क्या होता है, प्रायः क्षारीय होता है। अधातु का ऑक्साइड क्या होता है, आपका अम्लीय होता है। धातु का जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया,
सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये सब अम्लीय प्रकृति का होता है, समझ गए। और ये सब जब होगा तो इसको लिटमस पेपर पर डालिएगा तो नीला लिटमस पेपर क्या कर देगा, लाल कर देगा, कि इसका प्रकृति क्या है, अम्लीय है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन दिया है तो देख लीजिए, कॉपर भी धातु है, हीलियम तो रिएक्शन करता नहीं तो होगा नहीं ऑप्शन, और सोडियम भी आपका धातु है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर। सल्फर का जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है क्या होता है कि आपका नीला लिटमस पथ को क्या कर देता है, लाल कर देता है। लेकिन यही यहाँ पर देता है लाल लिटमस पथ को नीला करता, तो धातु का कोई ऑक्साइड आंसर में हो जाता है आपका, समझ गए। ये भी तो कम रिएक्शन करता है, तो इसे सोडियम इसका आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आपका कि नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है क्या करता है, नीले लिटमस पथ को लाल कर देता है। अम्ल जो होता है जितना भी धातु उसका ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होता है, धातु का ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, समझ गए। तो यहाँ 63 का आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 64 नंबर आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किन परिस्थिति में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। देखिए वो चीज़ आपको हम बता देते हैं, 2 चीज़ याद रखिएगा, एक होता है प्रकाश और उसके बाद फिर आप समझ जाइएगा। देखिए प्रकाश और एक होता है ध्वनि। देखिए वो चीज़ है, प्रकाश के लिए, प्रकाश के गमन करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से, मान लीजिए आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, तो एक माध्यम चाहिए ना जाने के लिए, या बस से जाइए या कुछ चीज़ से जाइए, समझे, या पैदल जा रहे हैं तो पैर है तब ना जा रहे हैं, तो एक माध्यम चाहिए ध्वनि के लिए। लेकिन प्रकाश के लिए कोई माध्यम नहीं है, ये बिना माध्यम का ही चलता है, समझे। सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है, आपको पता है, सबसे गति से, और ये आपका ठोस वस्तु में होता है, स्टील वगैरह में होता है। तो चलिए एक चीज़ बताइएगा, तो वही कह रहा है कि निम्नलिखित में किन परिस्थिति में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी, यानी किस परिस्थिति में, एक चीज़ बताइए। अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए अब कैसे कैसे दिया हुआ है। अब देखिए, अच्छा आपको पता है कि धातु में जो आपका ठोस होता है, जिसमें ठोस जो होता है आपका, ठोस में क्या होता है कि आपका जो कण उसका होता है वो क्या होता है, नज़दीक नज़दीक होता है, समझ गए। कण जो होता है क्या होता है, नज़दीक नज़दीक होता है, समझ गए। और जो द्रव हो गया या गैस हो गया, जैसे मान लीजिए ठोस वस्तु है ना, तो इसमें जो छोटा छोटा कण से बचा है ये बहुत नज़दीक नज़दीक होता है, समझ गए। ये क्या होता है आपका, नज़दीक नज़दीक होता है। और जो गैस, मान लीजिए गैस में क्या होता है, बहुत कम दूर दूर होता है, इसीलिए इसका आपका आकार निश्चित नहीं होता है और इसका आकार निश्चित होता है। तब इसी से आप समझिएगा। एक चीज़ बताइए कि यहाँ 0 डिग्री सूक्ष्म वायु दिया है, आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब जिसमें नमी का मात्रा हो, और यहाँ पर फिर दिया हुआ, आप देखिए ऑप्शन कैसे इसका छांटिएगा। देखिए सिंपल इसका हम बताते हैं, ठीक। देखिए अच्छा वो चीज़ बताइए, इसका मतलब हो गया आर्द्र मतलब नमी का मात्रा है, और यहाँ सूक्ष्म मतलब सूखा है, यानी ये समझिए कि ये ठंडा मौसम है, ये क्या हो गया 40 डिग्री गर्म मौसम है, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ बताते हैं, एक चीज़ बताइए, ठंडी के दिन में जो कण होगा वो एकदम सटल सटल रहेगा कि दूर दूर रहेगा। आपको भी पता है कि नज़दीक नज़दीक रहता है, इसीलिए आप देखिए कि ठंडी के दिन में कोई चीज़ सिकुड़ जाता है, समझ गए, या आपका फैल जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि दरवाज़ा क्या होता है, सिकुड़ जाता है, समझ गए। या आप देखिएगा रेलवे लाइन का जो पट्टी होता है, सिकुड़ने से क्या टूट जाता है, और ठंडी के दिन में क्या होता है, फैलाव होता है उसमें, समझ गए। तो एक चीज़ बताइए कि जितना नज़दीक सब रहेगा, ठंडी में कण जो क्या होता है, नज़दीक नज़दीक रहता है। तो एक चीज़ बताइए, नज़दीक नज़दीक रहेगा तो ध्वनि की चाल इसी में ज़्यादा रहेगा, जितना नज़दीक है उसमें मानने पर कंपन ज़्यादा उत्पन्न करेगा, समझ गए। तो आपका क्या हो जाएगा कि आर्द्र मतलब कि नमी की मात्रा जितना ज़्यादा है, इसीलिए आप देखते होंगे कि ठंडी के समय या जब बारिश उरिश वगैरह होगा, या आप देखिएगा बाढ़ वगैरह आता है, तो रेलवे का जो सीटी बजेगा तो दूर दूर तक सुनाई देता है, समझ गए। क्योंकि आर्द्र आयु में उसका क्या हो जाता है कि गमन करने का गति बढ़ जाता है, समझ गए। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा कि 40 डिग्री पर आर्द्र आयु में क्या होगा। आज मान लीजिए गर्म कीजिएगा तो क्या होगा, सब एक बार भागेगा तो ज़्यादा जल्दी से गमन करेगा, समझ गए। इसीलिए आंसर क्या हो गया आपका, तो 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। 64 का 4 नंबर हो जाएगा। अब आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में। करा निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव आभासी प्रतिबिंब, आभासी यानी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब यानी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, समझ गए। तो आपको बताए थे, याद रखिएगा, दर्पण में समतल दर्पण, याद रखिएगा कौन कौन दर्पण होता है, समतल दर्पण हो गया, दर्पण में है, फिर आपका अवतल हो गया, और फिर उत्तल हो गया, समझ गए। इसका उल्टा बताएंगे लेंस में। अब देखिए समतल दर्पण में आपका आभासी बनता है यानी काल्पनिक बनता है, अवतल दर्पण में दोनों बनता है, वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है, समझ गए। और उत्तल दर्पण में क्या होता है आपका, आभासी बनता है, समझ गए। तो यहाँ कर रहा है कि सदैव आभासी यानी हमेशा उसमें क्या बने, आभासी प्रतिबिंब। तो अवतल वाला तो आंसर आपका कट गया, अवतल दर्पण वाला। तो पहले दर्पण देख लीजिए, अब ये अवतल दर्पण, ये दोनों हो गया, समतल दर्पण, ये दोनों में हमेशा क्या बनेगा, आभासी बनेगा, समझ गए। इसमें वास्तविक नहीं बनता है। अब देखिए, अब ये समझ गए होंगे, तो इसका उल्टा सेम टू सेम उल्टा लेंस में होता है, यानी अवतल
दर्पण वाला गुण किस में हो जाता है, उत्तल लेंस का हो जाता है, समझ गए। और उत्तर दर्पण का जो गुण है क्या इसमें हो जाता है आपका, तो अवतल लेंस का हो जाता है, समझ गए, अवतल लेंस का। एकदम इसका विपरीत है, यानी अवतल दर्पण का जो गुण होगा वो किसका गुण हो जाएगा, उत्तल लेंस का, और उत्तल दर्पण का जो गुण होगा वो अवतल लेंस का हो जाता है। तो एक चीज़ बताइए, तो यहाँ पर अवतल लेंस में नहीं बन रहा था आपका कौन, इसमें सिर्फ आपका आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है, वास्तविक बनता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि सेम उसका उल्टा कर दिए, तो इसमें क्या होगा कि आभासी प्रतिबिंब और आपका वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है उत्तल लेंस में, समझ गए। तो इसमें भी क्या होगा, तो यहाँ पर लेंस में सिर्फ किस में बनेगा आपका आभासी प्रतिबिंब, तो आपका अवतल लेंस में बनता है, समझ गए। तो अवतल लेंस हो गया, फिर उत्तल दर्पण हो गया और समतल दर्पण हो गया। यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में आपका हमेशा आभासी प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो यहाँ से ऑप्शन से छांट सकते हैं, जैसे यहाँ समतल दर्पण सही है, यहाँ पर अति हो गया आपका क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण हो गया। लेंस में तो बोले हैं यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो यहाँ पर आपका उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है और आपका वास्तविक भी बनता है, इसीलिए यहाँ पर सदैव बोला है, नहीं हमेशा आपका आभासी बनना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन कट गया। उत्तल हो जाएगा, समतल हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि अवतल लेंस में सिर्फ आपका क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, समझ गए। फिर उसके बाद देखिए अवतल दर्पण दे दिया है, समझ गए, यहाँ भी अवतल दर्पण दे दिया, इसीलिए गलत हो गया, आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा, समझ गए। अगला 66 नंबर क्वेश्चन है कि एक मेज पर मतलब स्थिर अवस्था रखी हुई किताब रखा हुआ है एक मेज पर, स्थिर अवस्था तो निम्नलिखित में क्या सही, तो बताइए उस पर एकमात्र बल लग रहा है, तो उस पर गुरुत्वाकर्षण भी बल लगा हुआ है, स्थैतिक घर्षण भी बल लग रहा है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल देवे नहीं किया, अब एकमात्र खाली गुरुत्वाकर्षण बल लगने का, कोई बल तो लग ही रहा होगा, इसीलिए इसका उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, युग्म मतलब एक जोड़ा लग रहा है, इसलिए 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 67 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा कार्बन का सर्दिक, कार्बन का जो होता है शुद्ध रूप आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जो जीवाश्म ईंधन है, तो आपका कोक यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे शुद्ध रूप है, ये सब आपका कोयला ये सब होगा नहीं, आपका कोक हो जाएगा, समझ गए। अगला है 68 नंबर कि निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है, तो देखिए इस्ट एक कोशिकीय जीव, हाइड्रा नहीं है आपका, अमीबा भी एक कोशिकीय जीव है, समझ गया, दिक्कत गया आपका। समुद्री एलोन ये नहीं होगा आपका, बहुकोशिकीय जीव ई है आपका, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय जीव है। ईस्ट हो गया एक कोशिकीय जीव, अमीबा हो गया एक कोशिकीय जीव, और आपका बैक्टीरिया हो गया एक कोशिकीय जीव, तो सही हो गया आपका। चौथा में बोल रहा है हाइड्रा बहुकोशिकीय होता है, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया, आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा, समझ गए। आगे क्वेश्चन है, अब देखिए कुछ सिंपल क्वेश्चन है, बना सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। क्या कीजिएगा कि यहाँ बोला है ओडोमीटर में इतना लिखा हुआ है, तो क्या क्या है, तो इतना हो गया, तो इसमें से इतना घटा लीजिए, इसको क्या कीजिए कि 5 घंटा है तो मिनट को भी घंटा में बदल लीजिए, भाग लगा दीजिए, आपका औसत चाल निकल जाएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, भारी नहीं है। 69 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आंसर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, यानी 69 का 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन परिघटनाओं कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूम, देखिए अपने अक्ष पर घूर्णन करेगा, तो आपको पता है कि अक्ष पर घूर्णन करता है तो दिन और रात होता है, समझ गए, और आपका पवन की दिशा बदलता है, दिन और रात होगा और पवन की दिशा बदलेगा। अब देखिए और परिक्रमण करता है, सूर्य का जब परिक्रमण, देखिए पृथ्वी के 2 गति होता है, एक तो अपने अक्ष पर घूमेगा, समझे, अंति अक्ष पर घूमते घूमते सूर्य का चक्कर लगाता है, तो सूर्य का जो चक्कर लगाता है उसे परिक्रमा कहते हैं, परिक्रमण गति, समझ गए। तो परिक्रमण से आपका क्या होता है, तो ऋतु बनता है, समझ गए, ऋतु का बनना होता है, समझ गए। तो एक चीज़ बताइए, सी तो ऑप्शन कट गया, ऋतु बनना था, परिक्रमण नहीं होता है, तो दिन रात वाला होगा, तो यहाँ देखिए सी नंबर ऑप्शन काट दीजिए, जिसमें जिसमें है सी काट दीजिए, 2 ऑप्शन तो कट गया आपका, सी वाला जो है आपका। अब देखिए ग्रहण लगना ये आपका इस पर नहीं डिपेंड करता है, ग्रहण अब हमेशा नहीं लगता है, समझ गए, तो इसीलिए आपका डी भी गलत हो गया, आपका डी किस में दिया है, आपका बी नंबर में दिया है, इसीलिए भी गलत हो गया, आंसर आपका ए और ए। ग्रहण आपका पर डे लगता है, पर डे तो लगता नहीं है, इसलिए ए और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी पवन की गति और दिन और रात बनना, समझ गए। आगे लिखा है 71 नंबर, देखिए गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, और जब हरा में ले जाइएगा तो यदि रटा हुआ क्वेश्चन है, लाल रंग का दिखाई देगा, समझ गए, कॉम्बिनेशन करने पर चीज़ होता है। अगला है, यदि देखिए अब ये चीज़ बहुत अच्छा है कि यदि पानी में नमक मिला दिया जाए, तो देखिएगा आप एक चीज़ देखते होंगे, आप प्याज व्याज गलाते होंगे तो उसमें नमक मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी गल जाता है, उससे क्वथनांक बढ़ जाता है। या प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन जाता है, कि उसमें दाब बढ़ने के कारण क्या जाता है, क्योंकि आप तो पूरा झाँक देते हैं, तो प्रेशर बनेगा तो दाब बनेगा, तो एक दाब बढ़ता है, दाब बढ़ने से क्या होता है कि क्वथनांक जल का बढ़ जाता है। क्वथनांक का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो जल जो होता है ना, वो द्रव से गैस अवस्था में बदलने जाता है, उसी को क्वथनांक कहते हैं। तो जो पानी 100 डिग्री पर बॉयल हो रहा था, यानी गैस बन रहा था, अब उसका क्वथनांक बढ़ गया 125 डिग्री पर होगा, तो उतना देर सीझेगा ना, इसलिए जल्दी प्रेशर कुकर में खाना बन जाता है। इसलिए आप देखिएगा जैसे ही कोई भी
अशुद्धि आप मिला दीजिएगा जल में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। आप अंडा वगैरह बॉयल करते होंगे, देखिए उसमें पानी मिला दीजिए, नमक मिला दीजिएगा तो जल्दी वो बॉयल हो जाता है, समझ गए। या सब्जी में नमक मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अशुद्धि, यानी अशुद्धि के रूप में नमक मिलाइएगा, उसमें माटी तो नहीं मिला दीजिएगा, तो नमक मिला दीजिएगा तो जल्दी सीज जाता है, समझ गए। तो इसीलिए पानी की क्वथनांक माने में जब नमक मिला दीजिएगा तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। और अब हिम बिंदु यानी गलनांक हुआ, तो आप देखते होंगे आइसक्रीम हम खाते होंगे तो देखिएगा बर्फ़ जो होता है आपका उसमें देखिए नमक मिलाया जाता है। जानते हैं नमक क्यों मिलाया जाता है, उसके गलनांक को कम करने के लिए, जल्दी पिघले नहीं। गलनांक कम होगा तो जैसे 0 डिग्री में पिघल रहा है, अब गलनांक -6 चल गया था, उतना देर तो नहीं पिघलेगा, समझ गए। तो क्वथनांक मिलाने से क्या हो जाता है कि पानी में नमक मिलाइएगा आप जल में तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिम बिंदु क्या हो जाएगा, नहीं गलनांक क्या हो जाएगा, कम जाता है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो हिम बिंदु क्या हो जाएगा, ये तो नहीं होगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिम बिंदु क्या होगा, घट जाएगा, समझ गए। ऐसे भी आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आपका क्वथनांक क्या होता है, दाब घटता है तो क्वथनांक भी घटता है, समझ गए। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 नंबर हो जाएगा। अगला है 73 नंबर कि पक्षियों में निम्नलिखित में कौन सा अंग नहीं पाया जाता। तो पक्षी में आपका मूत्राशय नहीं पाया जाता है, समझ गए, ये वाला आपका भाग नहीं होता, बाद बाकी आंत भी होता है, यकृत भी है, वृक्क भी है, आपका क्या है वो आपका नहीं है, समझ गए। मूत्राशय नहीं होता है, समझ गए, निजामा नहीं होता है उसके अथी में, समझे। तो यानी 73 के आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 नंबर हो जाएगा, समझ गए। 74 क्वेश्चन है कि अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित जो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है, समझिए किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में, मुक्त डायरेक्ट नहीं प्राप्त कर लेता है नाइट्रोजन को, राइबोजियम नामक जीवाणु से फिर वो अथी करके प्राप्त करता है। 75 क्वेश्चन है कि आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं, एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्हित कर लिया गया है। अब आपको कम से कम कितने और चिन्हित ध्रुवों की आवश्यकता है। देखिए आपको जब एक ध्रुव का पता चल जाएगा, अब देखिए मान लीजिए एक चुंबक होता है तो इसमें नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ हो गया। अब मान लीजिए आपको पता चल गया ये साउथ है, तो मान लीजिए कोई भी चुंबक ले जाइएगा तो आपको पता है साउथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये विकर्षण करेगा, और साउथ और नॉर्थ जाएगा तो आकर्षण। तो पता नहीं चल जाएगा कोनो चुंबक का आप क्या कीजिएगा, तो नॉर्थ साउथ आपका पता चल जाएगा, समझ के, नहीं तो पता चल जाएगा। अब ये कोई चुंबक की आपका आवश्यकता है नहीं, कोई चुंबक की अब आवश्यकता नहीं, एक ही चुंबक का आपका पता चल गया है कि साउथ है, तो मान लीजिए हम ले आएंगे तो चुंबक भागेगा, देखा मतलब हम समझ जाएंगे जो एंगल है वो क्या है आपका, तो साउथ है, अब सटेगा तो क्या कहेंगे, नॉर्थ है, यानी कोई चुंबक की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, यानी 75 का 1 नंबर हो जाएगा। 76 नंबर तो मिलान करने वाला है, तो आपको पता है ये तो हल्का क्वेश्चन आपका है। 76 नंबर है जो, अब देखिए आपको पता है कि एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड आपका दही में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक आपका पालक में पाया जाता है, मिर्ची में पाया जाता है, और सिट्रिक यानी खट्टा में पाया जाता है। मिला लीजिए आंसर कौन होगा, तो आपका 76 का जो आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर हो जाएगा, नहीं 4 नंबर आपका मैच कर जाएगा, समझ गए। अगला है आपका 77 नंबर कि निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में, देखिए तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग आप उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता है, समझ गए, ये अम्लीयों को कम करने के लिए किया जाता है, समझे। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अगला है कि भारत के किन राज्यों में से किसके चक्रवात, देखिए चक्रवात आपका समुद्र में आता है, आपको पता है कि समुद्र के किनारे जो होगा वही इसी में ना आएगा, तो हरियाणा समुद्र के किनारे नहीं है, मध्य प्रदेश नहीं, उत्तराखंड है, तो आपका कौन है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा चक्रवात की संभावना रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जीवों कौन सा बडिंग यानी मुकुलन द्वारा जन्म होता है। आपको पता है कि हाइड्रा में मुकुलन द्वारा होता है, अमीबा में विखंडन द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन कट गया, अमीबा यहाँ दे दिया, इसमें विखंडन, दोनों को में विखंडन द्वारा होता है, समझ गए। विखंडन बहुविखंडन एगो द्विविखंडन होता है, इसमें हो जाएगा ईस्ट, ये दोनों में होता है, ईस्ट में भी मुकुलन होता है, हाइड्रा में भी मुकुलन होता है, समझ गए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर पैरामीशियम दे दिया है, इसमें आपका विखंडन द्वारा होता है, समझ गए। तो आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अन्य सभी को अनेक लवणीय, देखिए जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वही ना अन्य को कर देगा। देखिए कॉपर, आयरन, सिल्वर और जिंक में सबसे ज़्यादा क्रियाशील जिंक है, यही सबको विस्थापित कर देगा। इसके बाद आपका कौन करेगा, आयरन, उसके बाद तब सिल्वर, तब ये आपका सबसे कम क्रियाशील यहाँ सिल्वर हो गया, पहले जिंक हो गया, तब आयरन हो जाएगा, तब कॉपर, तब सिल्वर, यानी सबसे क्रियाशील कौन हो गया, जिंक हो गया। इसी में मान लीजिए सिल्वर की जगह पोटेशियम दे देता था, पोटेशियम आंसर हो जाता है, समझे। तो यहाँ पर आंसर क्या नंबर हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा, समझ गए। थैंक यू।